टाइप की प्रैक्टिस आउट करेंगे और इससे आप लोग चेक कर सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, अपनी जो भी आंसर्स हैं उनको किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है और ये प्रेजेंट करना आप सीख जाओगे बहुत अच्छे से और आप इसके लास्ट में भी प्रैक्टिस आउट कर सकते हो। सो स्टार्ट यूनिट वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर किसी को नहीं पता हो जो नहीं है इस चैनल पे, so let's start. Today we'll be doing conservation of natural resources. First question is explain with examples why sustainable management of natural resources is essential. मतलब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट से रिगार्डिंग हमें सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देंगे कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। हाउ डज ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट अफेक्ट इकोलॉजिकल बैलेंस, और किस तरीके से हम जो फॉरेस्ट हैं उनको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ज़्यादा अननेसेसरी कट डाउन कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। सो फर्स्टली वी विल डिफाइन सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। Meaning using resources in a way that meets present needs without compromising future availability. मतलब हम प्रेजेंट की नीड्स को नजर में रखते हुए वो पूरी करते हुए हम फ्यूचर की अवेलेबिलिटी के बारे में भी सोचते हुए चलेंगे, उनको कॉम्प्रोमाइज करते, उनको ऐसे नहीं करेंगे कि कॉम्प्रोमाइज करते हुए चले कि ठीक है हमें अपना देखना है, फ्यूचर का फ्यूचर वाले देखें। सो हम इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले सस्टेनेबल मैनेजमेंट को मैंने हम एग्जाम्पल से कुछ और एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मेंशन है इसमें, कि फर्स्टली हो जाएगा हमारा कि कंट्रोल फिशिंग करें ताकि एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज ना हो सभी, है ना। एफोरेस्टेशन करें कि अगर आप टिम्बर यूज कर भी रहे हो, फॉरेस्ट को ओवर एक्सप्लॉइट कर भी रहे हो, तो आप एफोरेस्टेशन भी करें, आप दोबारा से प्लांट्स लगाएं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या रहेगी, क्योंकि ये इंश्योर करेगा लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी, प्रिवेंट करेगा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को और मेंटेन करेगा बायोडाइवर्सिटी को। अगर लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी हमें किसी चीज़ की चाहिए तो हमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करना पड़ेगा। लाइक सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा ना। और मेंटेन करेंगे हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को ताकि आगे की जो फ्यूचर जनरेशन है वो उसको यूज कर सके। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ, अगला क्वेश्चन का आंसर है इसी के पार्ट का कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट किस तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंस को अफेक्ट करती है। तो सबसे पहला, अगर ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे हम फॉरेस्ट को तो सोइल इरोजन होगा, डेजर्टिफिकेशन भी होगा, फिर साथ के साथ लॉस ऑफ हैबिटेट होगी, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर जाएगी बहुत ज़्यादा, हमारी कार्बन साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे क्या होएगा, CO2 जो एटमॉस्फेरिक CO2 वो इंक्रीज कर जाएगी और जिससे आपको पता है कितना ज़्यादा अफेक्ट अभी आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट कि सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सजेस्ट दो प्रैक्टिकल मेजर्स बताओ हमें जो है दैट कैन बी अडॉप्टेड एट अ कम्युनिटी लेवल, कि कम्युनिटी लेवल पे कौन से प्रैक्टिकल मेजर्स हम ले सकते हैं जिससे हम कंजर्व करें हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को। इसकी इम्पोर्टेंस से बताना है कि ऐसा करें तो इस क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जो कम्युनिटी लेवल पर वो देखे तो सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरीके से आती है कि भाई हम कलेक्ट कर ले, स्टोर कर ले जो रेन वाटर है उसको डोमेस्टिक पर्पज के लिए। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इससे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी डिपेंडेंस ऑन द ग्राउंड वाटर, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल भी तो डिक्रीज हो रहा है ना। तो अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लेंगे तो हमारी कुछ नीड्स जो हम ग्राउंड वाटर से फुलफिल करते हैं वो हम रेन वाटर हार्वेस्ट करके उस वाटर से यूज कर सकते हैं और वाटर स्कैर्सिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड मेजर हम ले सकते हैं कि भाई सेग्रीगेट कर लें और रिसाइकल कर लें जो वेस्ट। ये भी बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता जा रहा है कि जो वेस्ट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसकी सेग्रीगेशन होना हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। और रिसाइकिल किस तरीके से करें वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा जिस लेवल तक होना चाहिए। तो ये कम्युनिटी लेवल है, उस पे आप काम करके इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल लार्ज स्केल लेवल पे इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए ट्राई करते चले और कुछ भी ना हो पाए इतना ज़्यादा देख कर, राइट। तो कम्युनिटी लेवल पे हम रिसाइकलिंग प्रोग्राम चला सकते हैं, प्लास्टिक के लिए, पेपर के लिए, मेटल के लिए। उसकी इम्पोर्टेंस क्या रहेगी कि भाई हम पोल्यूशन को मिनिमाइज कर देंगे, रॉ मटेरियल कंजर्व
कंजर्व कर लेंगे, लैंडफिल्स का जो बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा अगर रिसाइकिल और सेग्रीगेट करते हुए चलेंगे। तो जो ये दोनों मेजर्स हैं काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, मेंशन कर सकते हैं टू प्रमोट रिसोर्स की इफिशियंसी को, रिड्यूस कर सकते हैं एनवायरमेंटल स्ट्रेस को, और एम्पावर कर सकते हैं कम्युनिटीज को टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कंजर्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब कुछ चल रहा है, तो प्लीज डोंट हेजिटेट कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ कम तो नहीं, कुछ ज़्यादा तो नहीं है। लास्ट टाइम पे अगर आप इतना सब भी कर लोगे ना, ये काफ़ी है, इसमें से आप काफ़ी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। बाकी अपना रिवीजन साथ के साथ करते रहोगे। ये एक एक घंटे की क्लास होगी मैक्सिमम से मैक्सिमम, राइट? 1 घंटे की बनेगी आज की, तो आज का बहुत छोटा टॉपिक है। तो आप ये चीज़ को लेके पैनिक नहीं हो कि हमारा इतना सिलेबस बचा हुआ है। आप डिस्क्रिप्टिव कुछ क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस आउट करके देखो। आप ज़रूरी नहीं है कि वीडियो को देखो पूरे को और समझने की कोशिश करो। कुछ लोगों को चीज़ें आती होंगी, बस उनको प्रैक्टिस करनी है लिखने की। क्वेश्चन नोट डाउन करो, आप आंसर प्रैक्टिस करके देखो, फिर क्रॉस चेक कर लो यहाँ पे आके, है ना? दैट विल बी इजी। और आपको फ्री में इतना सारा कंटेंट मिल रहा है, तो आपको क्यों ये सब चीज़ें करनी है कि आप खुद से मेहनत करो, ढूंढो। सब पका पकाया मिल रहा है, स्पून फीडिंग हो रही है, करो आराम से। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा मेजर कॉज ऑफ रिवर पोल्यूशन इन इंडिया। तो हमें दो मेजर कॉज बताने हैं, सबसे बड़े कॉजेस, कि जिससे रिवर में वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, और कैसे जो गंगा एक्शन प्लान है वो एम कर रहा है, एड्रेस कर रहा है इशू को। तो हमें गंगा एक्शन प्लान के बारे में बताना है, और जो मेन वाटर पोल्यूशन का कॉज है रिवर गंगा का वो बताना है। तो मेजर कॉजेस क्या क्या है भाई? म्यूनिसिपल सीवेज डिस्चार्ज हो जाता है रिवर के अंदर, जो लार्ज अर्बन सेंटर्स हैं उसके अराउंड जो हमारी रिवर है, तो उसमें क्या आता है, अनट्रीटेड सीवेज है वो डायरेक्टली रिवर के अंदर डंप कर दिया जाता है, एंड दैट लीड टू हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक एंड पैथोजेनिक पोल्यूशन। इससे क्या होता है कि हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक भी और पैथोजेनिक पोल्यूशन रिवर के अंदर कर दिया जाता है ना, तो सबसे ये बड़ी कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। अब रिवर है, वाटर के सोर्स के अराउंड ही फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप की जाती है क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। अब वो वाटर की रिक्वायरमेंट को अपने को पूरे करते हुए वो उसी के अंदर डिस्चार्ज टॉक्सिन, केमिकल्स, हैवी मेटल्स, जो भी इफ्लुएंट्स उनके इंडस्ट्रीज के फैक्ट्रीज के, वो सब डंप आउट कर देते हैं। दैट इज ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ द वाटर पोल्यूशन इन द रिवर, और डिग्रेड कर देता है वाटर की क्वालिटी को, जो बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। अब गंगा एक्शन प्लान के बारे में देख लेते हैं। तो गंगा एक्शन प्लान है वो लॉन्च किया गया था टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ गंगा बाय कंट्रोलिंग पोल्यूशन, कि हम गंगा की जो वाटर की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेंगे और पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें इन्होंने की मेजर्स क्या लिए थे कि हम स्टेब्लिश करेंगे सीवेज ट्रीट प्लांट। ठीक है, सीवेज ट्रीट प्लांट इस्टेब्लिश करेंगे, जिससे हम ट्रीट करेंगे म्यूनिसिपल वेस्ट को, जो कि रिवर गंगा के अंदर रिलीज करने से पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसके बाद क्या है, रेगुलेशंस लिए गए, ट्रीटमेंट्स कराए गए इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस के लिए, रिवर जो फ्रंट है उनके डेवलपमेंट किया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया लो कॉस्ट सैनिटेशन फैसिलिटी, जिससे प्रिवेंट करें कि वे ओपन डिफेकेशंस नहीं हो रिवर के अंदर। पब्लिक को अवेयर किया, कैंपेन चलाए, कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया ताकि रिवर को क्लीन रख सके। सो मेनी प्रिवेंटिव मेजर्स वर टेकन, बट कितने हो पा रहे हैं, ये भी तो बहुत जरूरी पॉइंट है ना। आप मेजर्स तो राइटअप के फॉर्म में कितने भी दे सकते हो आप, लेकिन वर्क, प्रैक्टिकल वर्क भी तो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कंक्लूजन में आ जाएगा हमारे जो दो मेजर कॉजेज हैं, जो मेजर क्या है, सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट। फोकस करेंगे, फोकस हमारा किस पे होना चाहिए, ट्रीटमेंट पे, रेगुलेशन पे, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन में, ताकि हम रिस्टोर कर सके इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ गंगा। Coming to the next, suppose a town near the Ganga river discharge करता है untreated sewage directly river के अंदर। तो एज अ साइंस स्टूडेंट आप क्या करना है, मतलब किस तरीके से एक फिजिकल सोल्यूशन दे सकते हो ताकि रिड्यूस कर सको पोल्यूशन को, और एक्सप्लेन करो उसका इम्पैक्ट वाटर की क्वालिटी। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है यूजुअली, कि हमारे पास अनट्रीटेड सीवेज है, इसके अंदर क्या है, जो ऐड करता है ऑर्गेनिक मैटर, पैथोजेंस, हार्मफुल केमिकल रिवर के अंदर, जिससे वाटर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है और थ्रेटन करता है aquatic लाइफ को। तो हम फिजिबल सोल्यूशन क्या दे सकते हैं कि भाई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप कर दें, जिससे क्या होगा कि सीवेज को कलेक्ट करके
उसको प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम में एंट्री करा के बायोलॉजिकल और केमिकल ट्रीट ट्रीट करके उसको और हार्मफुल सब्सटेंस रिमूव करने के बाद उसको रिवर के अंदर डिस्चार्ज कर दें। सेकेंड हम मेजर ये ले सकते हैं कि भाई हम बाकी चीज़ों के साइड उनका अल्टरनेटिव दे दें या कॉम्प्लीमेंट्री कुछ और चीज़ उनको सजेस्ट कर दें कि आप ये कर सकते हो इसकी बजाय, जिससे ये चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में आ सके। तो प्रमोट कर देंगे कि बायोगैस प्लांट इस्टेब्लिश करें जिससे ट्रीट करेंगे आप ऑर्गेनिक वेस्ट को और अपनी एनर्जी जनरेट करो और उसको यूटिलाइज करो। और एनकरेज करेंगे कम्युनिटी लेवल सैनिटेशन फैसिलिटीज को कि भाई प्रिवेंट करें कि ओपनली डिस्चार्ज ना करें कुछ भी आप जो वेस्ट वगैरह है उसको। इसका वाटर क्वालिटी पे इम्पेक्ट क्या है, इसमें आएगा कि बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा एक्वेटिक सिस्टम है इकोसिस्टम है वो हेल्दी हो जाएगा अगर बीओडी कम हो जाएंगे तो। डिक्रीज हो जाएगा पैथोजेनिक कंटामिनेशन। अब पैथोजेनिक कंटामिनेशन किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं कि भाई हम इसका ट्रीटेड मेथड से जो रिलीव करेंगे तो उसमें पैथोजेनिक कंटेंट हम रिमूव कर ही देंगे तो सेफर वाटर हो जाएगा, जिसको अगर कोई फर्दर यूज भी करेंगे हम तो वो हार्मफुल ना हो उनके लिए। इम्प्रूव होगा हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल जो सपोर्ट करेगा फिश और बायोडाइवर्सिटी को। ओवरऑल रिस्टोर कर सकते हैं हम रिवर को सेल्फ प्योरीफाइंग कैपेसिटी उसके एनहांस। So this is how we can answer this. इसमें फोर पॉइंटर्स कुछ एक चीजें ज्यादा ओवर एक्सप्लेन कर रखी हैं उनको कम कर सकते हो 4.4 मार्क्स के हिसाब से। और जरूरी नहीं है कि हम सारी चीजें मेमोराइज रख पाए, लेकिन आप जितना ज्यादा कंटेंट पढ़ोगे उतने ज्यादा आसानी से आप आंसर राइट अप कर पाओगे। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पे आते हैं। इसमें सबसे पहले ये वाला हमने फिजिक्स की यूनिट में कर लिया है उनके काफी अच्छे कर डिटेल्स में करेंगे, बाकी अभी भी कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करना है हमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं जो रिप्लेनिश नेचुरली, मतलब वो खत्म हो जाएंगे नेचुरली विद इन अ शॉर्ट टाइम अगर हम उनको अननेसेसरीली यूज करते रहे तो। नॉन रिन्यूएबल आएगा वो तो, सॉरी नॉन रिन्यूएबल समझा। रिन्यूएबल क्या होते हैं जो कैन बी रिप्लेनिश्ड, मतलब वो दोबारा से रिप्लेनिश की जा सकते हैं नेचुरली थोड़े से टाइम के अंदर ही। जैसे सोलर एनर्जी है वो कभी खत्म ही नहीं हो सकती क्योंकि सन कभी खत्म नहीं हो सकता। विंड एनर्जी है विंड भी सदा चलती रहेगी। फॉरेस्ट है वो हम ग्रो कर सकते हैं। वाटर है वो वाटर साइकिल की वजह से बस वो है कि हम क्वालिटी इसको मेंटेन करके रखें। ये है सस्टेनेबल होते हैं इफ वी यूज वाइजली एज अ नेचर कैन रिस्टोर देम, क्योंकि नेचर इसको खुद ब खुद रिस्टोर कर सकता है, हम इसको सिर्फ खराब ही कर सकते हैं, है ना। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, ये एग्जिस्ट करते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में, रिप्लेस नहीं कर सकते हम नए से इसको। अगर ये पूरा एग्जॉस्ट हो गया तो क्योंकि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनरल, जिसने वो वीडियो देखी होगी उनको ये कुछ नहीं याद होगी, स्किप भी कर सकते हैं जनरलाइजेशन वो लोग। ओवर यूज लेड्स टू डिप्लीशन एंड एनवायरमेंट डैमेज। ओवर यूज कर लिया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का तो वो डिप्लीट कर जाएंगी और एनवायरमेंटल डैमेज भी क्रिएट करेंगे। अब सस्टेनेबल मैनेजमेंट ज़्यादा चैलेंजिंग की है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी फाइनाइट तो अवेलेबिलिटी है हमारे पास। अगर ये हमने एक बार यूज कर दी तो ये फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल ही है। हाई डिपेंडेंस है हमारा इनके इनसे एनर्जी लेने के लिए और इंडस्ट्रीज में, जिससे इनका रिडक्शन डिफिकल्ट हो चुका है क्योंकि हम काफी टाइम से इनको यूज करते आ रहे हैं। तो हम इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं इन एनर्जी रिसोर्सेज के, इनसे एनर्जी के लिए, और इंडस्ट्री भी इसको रिड्यूस नहीं कर सकती, मतलब चाहते ना चाहते हुए, क्योंकि इनके इतने सब सब टेक्नोलॉजी इन्हीं के बेसिस पे है, सब हैबिचुअल इसके बेसिस इन्हीं के बेसिस पे है कि किस तरीके से काम करते हैं। और और जो यूज कर रहे हैं तो सिविल पोल्यूशन भी कॉज कर रहे हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं, ऑयल स्पिल हो जाए तो क्रिएटिंग ह्यूज लॉस ऑफ सो मेनी थिंग्स, है ना। डिपेंड्स कि वो लैंड पे कर रहा है ऑयल स्पिल या वाटर बॉडी में हो रहा है। अल्टरनेटिव क्या करें हम, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साथ जितना जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर सकें हम सबको और उस चीज के लिए डिपेंडेंट बना दें या डिपेंडेंट हो जाए, दैट इज बेनिफिशियल फॉर द वर्ल्ड।
रिक्वायर इसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। रिन्यूएबल रिसोर्स करें तो उसी के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और ये ट्रांजिशन थोड़ी स्लो है अल्टरनेटिवली हम देखते हैं। तो कंक्लूड किस तरीके से करेंगे, तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो बहुत हार्ड है, और बिकॉज दे कैन नॉट बी रीजनरेटेड क्विकली विद सोसाइटी हेavily relies on them. Hence, shifting towards renewable resources, renewable energy and efficient usage बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। RPR का फॉर्मूला होता है ना, तो रिड्यूस करना, रीयूज करना और रिसाइकिल करना, ये कंसिडर क्यों किया जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट इसको अप्लाई करें कहाँ पे, प्लास्टिक के यूज में, और एक्सप्लेन करें कि ये किस तरीके से रिसोर्स की कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं ये तीन आर में। सबसे पहले रिड्यूस में क्या था कि हम मिनिमाइज कर दे, किसी नाम से समझ आ रहे थे, मिनिमाइज कर दे किसी भी चीज के यूज से रिगार्डिंग। तो हम अगर प्लास्टिक का एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं ये क्वेश्चन, तो क्या होगा कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है हम उसको मिनिमाइज कर दें। सबसे पहले तो हमारी यही डिमांड है, जैसे हम कैरी करेंगे कि क्लॉथ बैग यूज करेंगे इंस्टेड, या फिर प्लास्टिक बैग के अलावा हम दूसरी चीज़ों मटेरियल की चीज़ों को यूज करें, ये क्लॉथ का बदले हुए पेपर का यूज। इम्पैक्ट क्या करना है, प्लास्टिक प्रोडक्शन होगा तो पेट्रोलियम भी यूज कर पाएंगे, क्योंकि वो मटेरियल इसका पेट्रोलियम है, और हम पोल्यूशन यूज करेंगे। रीयूज में क्या होगा कि भाई ऐसे प्लास्टिक कंटेनर जो ड्यूरेबल है, जो आप मल्टीपल यूज में ले सकते हो, उनको डिस्कार्ड करे बिना, मतलब उनको डिस्कार्ड नहीं करें कि पर ही आया और उसको रीयूज किया, नहीं डिस्कार्ड कर दिया, तो ऐसा नहीं करें। जैसे रीयूजिंग प्लास्टिक बोतल फॉर स्टोरेज, कि उनको स्टोरेज के फॉर्म में यूज करें। इम्पैक्ट क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे हम प्रोडक्ट की लाइफ को, जिससे डिमांड रिड्यूस हो जाएगी नए प्लास्टिक। रिसाइक्लिंग के प्रोसेस क्या कहता है कि हम कलेक्ट करें, प्रोसेस करें इस प्लास्टिक को और नए प्रोडक्ट बनाएं। दैट मीन्स रिसाइक्लिंग प्लास्टिक वेस्ट। अब प्लास्टिक वेस्ट कितने इकट्ठा हो जा रहा है, इसको फर्नीचर में यूज कर लेंगे, रोड के मटेरियल में यूज कर लेंगे, पैकेजिंग में यूज कर लेंगे। मल्टीपल वे हम उसको रीयूज और रीयूज और रिसाइकिल कर। इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, ह्यूज इम्पैक्ट हो जाएगा, तो सब इस चीज की तरफ इंक्लाइंड हो जाए, तो ये कंजर्व करेगा हमारी रॉ मटेरियल को, रिड्यूस करेंगे हम लैंडफिल का वेस्ट, और लोअर एनर्जी कंजप्शन जो नई प्लास्टिक को बनाने में होगी उसकी कंपेरेटिवली कम एनर्जी यूज होगी। तो कंक्लूड हम किस तरीके से करेंगे, बाय अप्लाइंग रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल, जो प्लास्टिक है उसको जो कंजर्व करेंगे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स से, और डिक्रीज कर देंगे पोल्यूशन को एनवायरमेंटल, एंड प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। तो हम एजुकेशन इसमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में क्या जाएंगे, जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके रिगार्डिंग हम किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये भी हमने इस चैप्टर में किए थे। तो इसमें है एजुकेशन, सोलर और विंड एनर्जी के बारे में कि किस तरीके से ये हेल्प करते हैं रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कंपेयर टू जो कन्वेंशनल है, जैसे जो फॉसिल फ्यूल से ये पोल्यूशन होता है उसके कंपेरेटिवली इसमें कैसे जो एटमॉस्फेयर पोल्यूशन है वो रिड्यूस करते हैं। तो कन्वेंशनल में क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स जिसमें कोल, गैस और ऑयल यूज होता है, इसमें क्या होता है इनको बर्न करने से बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2, SO2, NOx, नाइट्रिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह और पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होते हैं इनके बर्निंग के टाइम पे, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं एयर पोल्यूशन, एक्सीडेंट, स्मोक, ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन जो हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जैसे एनर्जी, ये हार्नेस, इससे हम सनलाइट से हार्नेस करते हैं, जो कि डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग में यूज करते हैं। कोई ग्रीन हाउस गैस रिलीज नहीं होती या कोई एयर पोल्यूटेंट नहीं होता इसके ऑपरेशन के दौरान, और रिड्यूस करते हैं हम डिपेंडेंस ऑन द कोल बेस्ड। अब इसको यूज करने लग जाएंगे हम तो कोल बेस्ड जो पावर प्लांट है वो रिड्यूस हो जाएंगे, उन पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी, इमिशन रिड्यूस हो जाएंगे। विंड का देखें तो विंड में क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि सोलर में करते हैं। ये क्लीन होता है, रिन्यूएबल होता है, नेग्लिजिबल ही इमिशंस होते हैं अगर आप कन्वेंशनल रिसोर्सेज का देखें उनके कंपैरिजन में, और हेल्प करता है डिकार्बोनाइज द पावर सेक्टर, और ये लार्जेस्ट सोर्स है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन का, क्योंकि हम
अगर पावर सेक्टर से इसको रिप्लेस करें जहाँ जहाँ कर सकते हैं, तो ये लार्जेस्ट सोर्स हो जाएगा कि हम ये हटा सकते। इम्पैक्ट क्या होगा इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन पे अगर हम सोलर और विंड का बढ़ा दें तो ये दोनों CO2 का एमिशन रिड्यूस कर देंगे और स्लोली क्लाइमेट चेंज को भी इम्प्रूव हो जाएगा। प्रिवेंट करेगा भाई हमको गैस रिलीज नहीं होंगी तो हमें क्लीन एयर और प्योर रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाएंगे। प्रमोट करेगा सस्टेनेबल एनर्जी के ट्रांजिशन में और इंश्योर करेगा लॉन्ग टर्म हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ को। कंक्लूड किस तरीके से करेंगे कि ये दोनों वाइटल अल्टरनेटिव है फॉसिल फ्यूल के, क्योंकि ये क्लीन होते हैं, रिन्यूएबल पावर होते हैं, इनमें ड्रास्टिकली कटिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन पोल्यूशन को रिड्यूस कर देता है और क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करेगा। दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक विलेज डिपेंड्स ऑन फायरवुड। एक गांव है जिसमें क्या होता है, फायरवुड भी यूज होते हैं किसके लिए, कुकिंग के लिए, जो कि बढ़ता जा रहा है, किसमें, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो सजेस्ट करना है उनको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स जो हम उनको इंट्रोड्यूस कर सके, उसकी एडवांटेज उनको समझाएं। तो हम रिसोर्स सजेस्ट करेंगे उनको बायोगैस एनर्जी जो कि प्रोड्यूस होती है, जो कैटल डंग है, एग्रीकल्चर वेस्ट है और ऑर्गेनिक मैटर है, उनको यूज करते हुए वो बायो एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके एडवांटेज इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहो तो कर सकते हो, और जो हमने पिछले एक चैप्टर में किया था इसका फिजिक्स यूनिट है, इसके एडवांटेज हम किस तरीके से समझा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट, ठीक है। तो एडवांटेजेस देखें, तो एडवांटेजेस क्या क्या है, एनवायरमेंटल बेनिफिट है इसका बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रिड्यूस कर देगा डिपेंडेंस ऑन फायरवुड, तो डिफोरेस्टेशन को प्रिवेंट कर देगा। क्लीन फ्यूल का प्रोड्यूस करेंगे तो स्मोक नहीं होगी और इंडोर एयर पोल्यूशन रिड्यूस कर देगा। इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे है कि इसका लो कॉस्ट रहेगा, उसके कंपैरिजन में रिन्यूएबल सोर्स हो जाएगा एनर्जी का कुकिंग के लिए। बाय प्रोडक्ट है इसका क्या होगा, न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर होगा जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव कर देगा, साथ के साथ सस्टेनेबिलिटी में भी हेल्प करेगा क्योंकि यूटिलाइज करेगा लोकली अवेलेबल वेस्ट मटेरियल को, एंश्योर करेगा कंटिन्यूस सप्लाई। प्रमोट कर क्या करेंगे, प्रमोट सेल्फ रिलायंस कम्युनिटी लेवल एनर्जी सोल्यूशन। कंक्लूड किस तरीके से करेंगे कि बायोगैस एक प्रैक्टिकल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है विलेजर्स के लिए, क्योंकि साइमल्टेनियसली एड्रेस करता है डिफोरेस्टेशन को, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में, सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। तो दैट इज इट फॉर दिस चैप्टर, ये यूज कर सकते हैं। मैं आपको समझ आ गया होगा कि क्लियरली आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आंसर्स अपने मेंशन करने हैं। और ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि आप जब भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर प्रेजेंट करें, स्ट्रक्चर करें, तो वो सिर्फ इम्पोर्टेंट ही नहीं है, वो एक्यूरेट भी होना चाहिए। अगर आपको इस तरीके से मेरी वीडियोस अगर अच्छी लग रही है कि आपने क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स डायरेक्टली मिल पा रहे हैं आसानी से, और आप लोग इसको इसके पॉइंट्स को रिमेम्बर करने के लिए नोट डाउन कर लेना हर एक चीज़। अगर आपसे कुछ चीज़ मिस जा रही है तो की पॉइंट रिव्यू कर लें वापस से, जो भी प्रैक्टिस करके कर रहे हैं क्वेश्चन नोट डाउन किए और क्रॉस चेक कर रहे हैं आंसर को। तो दैट इज इट। Thank you for watching. See you all in the next session with another important exam oriented question answer.